हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। जो आज की हमारी वीडियो है वो एमसीक्यूज़ की वीडियो है। और जब मैं पहले चैप्टर्स की वीडियो बना रही थी तब मैंने बताया था कि आप लोगों के लिए जल्दी ही मैं एमसीक्यूज़ की वीडियो भी लेके आऊँगी, क्योंकि जो 12वीं क्लास का जो एग्ज़ाम रहेगा वो एमसीक्यूज़ पे ही बेस्ड रहेगा, जो अब तक की इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपने वीडियो नहीं देखी है जो चैप्टर्स की अब तक करवाई हैं तो उनको एक बार देख लें, समझ लें। अगर आप उनको देख लेते हैं तो आपको ये एमसीक्यूज़ बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेंगे। और मैंने कोशिश की है कि मैं बिल्कुल चैप्टर को निचोड़ दूं, कहीं भी कोई ऐसा क्वेश्चन ना बचे जो तुम्हें पेपर में ऐसा लगे कि आया है और मैम ने करवाया नहीं। और एक बात और कि जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही नई वीडियो डालती हूँ तो उसके साथ ही तुम्हें नई नोटिफिकेशन मिल जाएगी और उसके लिए तुम्हें अलग से सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो आगे बढ़ते हैं कि अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा कब और किसने दी। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं हमारे पास। मार्शल 1776, पीटरसन 1876, एडम स्मिथ 1776 और रॉबिन्स 1791। लेकिन जो सही इसका ऑप्शन है वो रहेगा एडम स्मिथ 1776। अगला हमारा क्वेश्चन है, कीमत सिद्धांत को क्या कहा जाता है, अथवा कीमत सिद्धांत का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। बच्चों, जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने अर्थशास्त्र के दो जो अंश हैं, वो मेन मुख्य अंश हैं, वो बताए थे, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र। तो जो कीमत सिद्धांत है उसका अध्ययन हमारा किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि तत्व है। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, राष्ट्रीय आय, कीमत स्तर, फर्म का उत्पादन, इनमें से कोई नहीं। तो जो फर्म का उत्पादन है वो हमारा क्या रहेगा, व्यष्टि तत्व, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा समष्टि तत्व है। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मांग की लोच, लगान का निर्धारण, मुद्रास्फीति और एक वस्तु की कीमत। मुद्रास्फीति को छोड़ के बाकी तीनों हैं व्यष्टि तत्व, और ये जो मुद्रास्फीति है ये हमारा रहेगा समष्टि तत्व। निम्न में से कौन सा समष्टि तत्व नहीं है। तो एक नहीं को भी हमें एग्जाम में देखना होता है। कई बार हम जल्दबाजी में, बच्चे क्या करते हैं कि जल्दबाजी में इस नहीं को नहीं देखते। तो एक तो ये ज़रूरी है कि जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके बाद में उसका उत्तर दें। तो समष्टि तत्व नहीं है। 3 तो आपको वो मिलेंगे जो समष्टि तत्व हैं, एक वो मिलेगा जो समष्टि तत्व नहीं है। तो रोजगार का सिद्धांत, आय का सिद्धांत और मौद्रिक नीति तीनों समष्टि तत्व हैं, लेकिन मांग का सिद्धांत समष्टि तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है। तो इसमें 4 ऑप्शन फिर दिए गए हैं कि राष्ट्रीय आय, वस्तु की कीमत का निर्धारण, भारत में कृषि श्रम की समस्या और समग्र मांग। ऑप्शन बी को छोड़कर वस्तु की कीमत का निर्धारण ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का तत्व है और बाकी तीनों समष्टि अर्थशास्त्र के तत्व हैं। चलो नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि तत्व है। तो इसमें 4 ऑप्शन फिर मिलेंगे हमें, मांग की लोच, एक वस्तु की कीमत, उपभोक्ता संतुलन और राष्ट्रीय आय। ये तीनों, मांग की लोच, एक वस्तु कीमत और उपभोक्ता संतुलन, तीनों ही व्यष्टि तत्व हैं। राष्ट्रीय आय हमारा समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसको शामिल किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय हमारा समष्टि तत्व है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हमारा समष्टि तत्व है या समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है। सामान्य कीमत स्तर का निर्धारण भी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है, लेकिन एक वस्तु की कीमत का निर्धारण किस में आएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। तो ऑप्शन डी क्या रहेगा, हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है। तो राष्ट्रीय आय, समग्र मांग, व्यापार चक्र, ये तीनों समष्टि के हैं। और ऑप्शन डी है मांग का सिद्धांत, ये हमारा किसका रहेगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र का। तो ऑप्शन डी सही है।
चलो आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन किसमें होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन हमारे पास फिर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में, लोक अर्थशास्त्र में, समष्टि अर्थशास्त्र में और इनमें से कोई नहीं। तो हमने पीछे भी एक प्रश्न में पढ़ा कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो समष्टि के अंतर्गत आता है या व्यष्टि के अंदर। तो हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो समष्टि अर्थशास्त्र का विषय रहेगा। नेक्स्ट है क्या होना चाहिए का विषय वस्तु है। तो हमारे पास जो विज्ञान के स्वरूप आए थे, वास्तविक विज्ञान है, प्राकृतिक, आदर्शात्मक है। तो क्या होना चाहिए ये विषय रहेगा आदर्शात्मक विज्ञान का। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है। तो ये बात की जा रही है समष्टि अर्थशास्त्र की। तो इसमें चार ऑप्शन है। व्यापार चक्र, उपभोक्ता संतुलन, फर्म का संतुलन और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो व्यापार चक्र है वो समष्टि अर्थशास्त्र का विषय रहेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं 13 की तरफ। निम्न में से कौन सा समष्टि तत्व नहीं है पूछा गया है कि और सब तो क्या है समष्टि तत्व है, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा मिलेगा आपको जो कि समष्टि तत्व नहीं है। समग्र मांग, व्यापार चक्र, राष्ट्रीय आय, ये तीनों समष्टि तत्व है, लेकिन उपभोक्ता संतुलन इनमें समष्टि तत्व नहीं है। नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न नंबर 14 है हमारा, अर्थशास्त्र की भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा किसने तथा कब दी। ये दी है 1890 में। किसने दी? मार्शल ने दी। अगर बच्चों आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा, समझा होगा, तो शायद आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जो प्रश्न नंबर 15 है वो अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा कब और किसने दी। तो ये दी 1932 में। किसने? रॉबिन्स ने। और नेक्स्ट है कि समष्टि और अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा किसने दी। मतलब जो ये दो पार्ट हैं अर्थशास्त्र के मुख्य, समष्टि और व्यष्टि, ये सबसे पहले किसने बताया था। तो किसने ये अवधारणाएं दी थी? रेगनर फ्रिश ने। माइक्रोस तथा मैक्रोस कौन सी भाषा के शब्द हैं। तो ये हमारे पास है ग्रीक भाषा के शब्द हैं। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के दो मूल अंश कौन कौन से हैं। तो अर्थशास्त्र के दो मूल अंश हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा किसने दी। तो कुछ अर्थशास्त्रियों ने मिलकर ये विकास केंद्रित परिभाषा दी है और ये आधुनिक अर्थशास्त्री माने जाते हैं। समय के हिसाब से जब इनको कैटेगराइज किया जाता है, अलग अलग श्रेणी में डाला जाता है, तो परंपरावादी, नव परंपरावादी, आधुनिक, इस तरीके से हम इनको कैटेगरी में डालते हैं। तो हमारे पास जो 3 अर्थशास्त्री हैं, सैमुअल्सन, पीटरसन, फर्ग्यूसन, ये तीनों आधुनिक अर्थशास्त्री जिन्होंने विकास केंद्रित परिभाषा दी किसकी? अर्थशास्त्र की। नेक्स्ट क्या है का विषय वस्तु है कि जो कंडीशन है, फिलहाल जो स्थिति है उसके बारे में जिक्र किया गया है कि देश में फिलहाल रोजगार की स्थिति कैसी है, देश में कितने टन अनाज का उत्पादन होता है, या कुछ भी जो अभी फिलहाल है वो क्या है, वो किस का विषय वस्तु रहेगा? वास्तविक विज्ञान का। और क्या होना चाहिए अगर ऐसा है तो वो आदर्शात्मक विज्ञान का। नेक्स्ट मूव करते हैं हम प्रश्न नंबर 21 की तरफ कि अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है। तो हमारे अर्थशास्त्री हैं फेमस अर्थशास्त्री एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के पिता कहा जाता है। चलो नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ की किताब कौन सी है। तो इनकी बुक है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये इनकी बुक है। अर्थशास्त्री मार्शल की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है। तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये किसकी रहेगी? मार्शल की। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, अर्थशास्त्री रॉबिन्स की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है। तो एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, तो ये किसकी पुस्तक है? रॉबिन्स की। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा हमारा कला क्या है। तो कला को डिफाइन करते हैं हम, निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग कला है।
यदि किसी के पास किसी चीज़ की नॉलेज है और उसको व्यवहार में उतार लिया जाता है, मतलब प्रैक्टिकल उसको किया जाता है, तो वो क्या है हमारी क्या है, कला है। तो बच्चों ये थी आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और दूसरा मैं एक छोटा सा सुझाव देना चाह रही हूँ कि बेटा गर्मी काफ़ी बढ़ रही है, इसलिए अपने घर की छत पे कुछ पक्षियों के पानी के लिए थोड़ी व्यवस्था करें, थोड़ा पानी डालें, थोड़ा दाना डालें, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और ये उनको काफ़ी सहयोग देगा उनको बचाने के लिए। थैंक यू।